हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आपको पता है हम लोग 750 एमसीक्यू की सीरीज बाल विकास की चला रहे हैं। तो एक थर्ड पार्ट यानी 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 250 क्वेश्चन का आपका पहला मॉक टेस्ट है और इसमें 25 प्रश्न होंगे और देखिएगा आप कितने सही कर पाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो जिसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिए हैं नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं आज उनके लिए मॉक टेस्ट है, देखिएगा आप लोग कितना सही कर पाते हैं और आप लोगों ने कितना पढ़ा है वो भी पता चल जाएगा आज। तो जितने भी क्वेश्चन सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो हमारा पहला ही बहुत ही इजी सा प्रश्न है कि थांडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस? तो सभी को पता होना चाहिए कि थांडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे। ये थे अमेरिका के निवासी। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने एशार थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? थांडाइक, गैरेट, क्रो एंड क्रो या स्किनर का? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यानी 20वीं शताब्दी में बालकों ने 20 कौवे पकड़े। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? क्रो एंड क्रो। देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तो 25 में से 25 आप सही करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है? सामूहिक खेलों में रुचि, गंदी आयु, अतार्किक चिंतन या काम प्रवृत्ति की न्यूनता? तो बताएं भैया, निम्न में से क्या होगा? सामूहिक खेलों में रुचि, गंदी आयु, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। तो क्या होगा इसका जवाब? देखिए, इसमें होगा आपका अतार्किक चिंतन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, सिफेलोकार्डुअल प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? विकास की दिशा किस से किसकी ओर दर्शाती है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर, केंद्रीय अंगों से बाहरी अंगों की ओर या बाहरी अंगों से केंद्रीय अंगों की ओर? तो सिफेलोकार्डुअल प्रवृत्ति क्या होती है? ये होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिफेलोकार्डुअल कहता है कि विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है। अगला हमारा प्रश्न है, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन है सोरेनसन का, हर्लॉक का, रॉस का या थॉमसन का? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? ये कथन है हर्लॉक महोदय का। किसका? हर्लॉक का। अगला है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? क्या कहा जा रहा है कि इनको रट लीजिए और 250 एमसीक्यू जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ लीजिए क्योंकि इन्हीं से ही एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, स्किनर का चूहा ये कह रहा है आपसे, तो आपको याद करना है जो भी आपके क्वेश्चंस आपको नहीं पता हैं, और पता है तो अच्छी बात है। बताएं इसका क्या जवाब होगा? मिथ्या परिपक्वता अवस्था, मीठा हमें रास नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? रास। बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 6 से 12 वर्ष का। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष का। शैशवावस्था का समय जन्म से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अगला है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया था? देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और किशोरावस्था से जुड़ा हुआ ये किसने दिया है? स्टैनले हॉल महोदय ने। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस। अगला, किशोरावस्था में नहीं पाया जाता है अहम केंद्रिता, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति या प्रेक्षण की योग्यता। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है ये, और आपको बताना है क्या नहीं पाया जाता है किशोरावस्था में। देखिए, अहम केंद्रिता ये जो होती है ये शैशवावस्था में पाई जाती है, ना कि किशोरावस्था में। बाकी अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति और प्रेक्षण की योग्यताएं किशोरावस्था में पाई जाती हैं। अगला है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है,
जूनियर हो या प्राथमिक लेवल की टीईटी हो, ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो वंशानुक्रम की सही प्रक्रिया होती है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा गया, रट लीजिए आप लोग, पहले शुक्राणु, फिर अंडाणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। अगला है एम्पिरिसिज्म पुस्तक किसकी है? वाटसन, जॉन लॉक, नन या रूसो? पता है भैया? तो ये आपकी पुस्तक है जॉन लॉक की। जॉन लॉक को प्रिजन में बंद कर दिया गया, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पुस्तक किसकी है? ठीक है, बताएं। पोलेंस्की। आपका चरित्र और व्यक्तित्व जो है पोला है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है पर्पस बिहेवियर्स इन एनिमल एंड मैन, यह पुस्तक किसकी है? जेरोम ब्रूनर, टालमैन, गुथरी या रॉस? लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। पुस्तक है टालमैन की। मैंने आपको बताया था मैन जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्पज बिहेवियर्स इन एनिमल एंड मैन पुस्तक है टालमैन महोदय की। अगला है अवप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? थॉर्नडाइक, फ्रायड, रूसो या जेम्स ड्रेवर? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है फ्रायड महोदय ने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने। अगला बहुत ही सुंदर प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देखिए, आप लोगों को पता होगा किसने दिया था? मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने दिया था। ये कहते हैं कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और 14 प्रकार के संवेग होते हैं। तो मूल प्रवृत्ति और संवेग बेमेल विकल्प कौन सा है? देखिए, पलायन से भय, युत्सा से घृणा, शरणागति से दुख या जिज्ञासा से आश्चर्य? तो बताएं क्या होगा इसका जवाब? देखिए, आपका बी वाला ऑप्शन, युत्सा से जो आपका संवेग होता है ये घृणा नहीं होता, ये होता है क्रोध। जब आपको क्रोध आएगा तब आप जो है युद्ध करने की कोशिश करेंगे। भय होगा तो पलायन, दुख होगा तो शरणागति यानी भगवान के शरण में चले जाएंगे, आश्चर्य होगा तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं उस चीज़ को देखूं जाके, जैसे आपका ताजमहल है या दक्षिण भारत के बहुत ही सुंदर टेम्पल्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला है इरोज। इरोज क्या है? मृत्यु मूलक, जीवन मूलक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इरोज जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत जो है दो मूलक बताए गए। दो मूलक बताए गए किसके द्वारा? हमारे फ्रायड महोदय के द्वारा। तो बताएं इरोज क्या होता है? देखिए, इरोज जो होता है ये होता है जीवन मूलक। थेंटोस जो होता है वो होता है आपका मृत्यु मूलक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? थेंटोस यानी थाइनोस जो था, जो मूवी थी एवेंजर एंड गेम, तो देखा होगा थाइनोस जो था वो हर चीज़ को जो एकदम डिस्ट्रॉय करता रहता था, उसके पास एक ग्लव था, तो देखा होगा आपने। तो थाइनोस जो है उसी को याद कर लीजिए, थेंटोस से जोड़ लीजिए। तो थेंटोस जो है वो थाइनोस था और थाइनोस जो है हर किसी को मारता रहता था, तो मृत्यु मूलक। अगला है सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? ये कथन है थॉर्नडाइक महोदय का। अगला हमारा बहुत ही सुंदर प्रश्न है बद्ध चिंतन यानी क्लोज्ड थिंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपसारी चिंतन को कहते हैं, अभिसारी को, स्वली चिंतन को या यथार्थवादी चिंतन। बद्ध चिंतन यानी क्लोज्ड थिंकिंग, ये होता है आपका अभिसारी चिंतन। क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। और अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि एक समस्या का केवल एक ही हल निकलता है। ठीक है, इसी वजह से इसे बद्ध चिंतन कहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन सा चिंतन होगा? स्वली, यथार्थवादी, अपसारी या अभिसारी? तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ये कथन होगा आपका, यानी ये चिंतन होगा अभिसारी चिंतन, क्योंकि केवल इसका एक ही आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से ये क्लोज्ड थिंकिंग है। ठीक है, बद्ध चिंतन है। और अपसारी में इसका उल्टा होता है। अपसारी में जो है एक समस्या के काफ़ी हल निकलते हैं, यानी एक समस्या को बहुत सारे तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे आपको बताना है कि पेड़ों के लाभ कितने होते हैं। ठीक है, और अगर जो है वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा, क्या समस्याएं होंगी, तो इस तरीके से। अगला वुडवर्थ ने स्मृति के अंग में शामिल नहीं किया है।
आपको पता होना चाहिए कि वुडवर्थ ने स्मृति के 4 अंग बताए थे। कितने अंग बताए थे? तो निम्न में से कौन सा अंग शामिल नहीं है? आपका टेस्ट चल रहा है, या आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 250 में से 250 प्रश्न है अभी आपको 750 क्वेश्चन जो है कवर करने हैं। 250 क्वेश्चन में 25 प्रश्न मैंने लिए हैं और आपको बताना है कि आप कितने सही कर रहे हैं। तो प्रश्न है हमारा, वुडवर्थ ने स्मृति के अंग में शामिल नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए, पूछना जो है ये शामिल नहीं किया है, बाकी सीखना, धारण, पुनः स्मरण। पूछना की जगह पर आता है पहचानना। क्या आता है? पहचानना। ठीक है, ये 4 अंग बताए हैं, पूछना नहीं है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो संगणन का जो सिद्धांत है ये स्मृति की व्याख्या करता है। अगला है, स्मृति का मापन किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो स्मृति का मापन किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? ये होता है आपका तार्किक विधि। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि, इसके द्वारा स्मृति का मापन होता है। अगला प्रश्न हमारा आरटीई एक्ट से जुड़ा हुआ। आप सभी को मैंने बताया है कि आरटीई एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न हमारा अध्याय बताने हैं। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं? तो आरटीई एक्ट 2009 में अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक दिवस प्रतिवर्ष कितने होते हैं? यानी जूनियर लेवल पर साल में कितने दिन पढ़ाई होगी? आरटीई एक्ट 2009 इसके बारे में क्या कहता है? तो ये कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर साल में 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी प्राथमिक स्तर पर 200 दिन। और घंटों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे प्रतिवर्ष और 1000 घंटे प्रतिवर्ष जूनियर में पढ़ाई होगी। अगला हमारा प्रश्न है, 200 से अधिक छात्र अगर प्राथमिक स्तर पर होंगे तो छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होगा? 35 पर 1, मतलब 35 छात्र पर 1 शिक्षक, 40 पर 2 शिक्षक, या 60 पर 2 शिक्षक, या 40 पर 1 शिक्षक। तो देखिए, 200 से अधिक जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर होंगे तो 40 बच्चों पर 1 टीचर होगा। ठीक है, वैसे 60 बच्चों पर 2 टीचर, यानी 30 पर 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये आरटीई एक्ट 2001 कहता है। और जूनियर पर बात करें तो 35 पर 1 बच्चा होना चाहिए, मतलब 1 बच्चा नहीं, सॉरी, 35 छात्रों पर या छात्राओं पर जो है 1 टीचर होगा। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है आप लोग जो है, ये अंतिम प्रश्न है और सारे प्रश्न देखे होंगे, सारे प्रश्न आप लोगों ने सही किए होंगे, और जिन्होंने 20 से ज़्यादा सही करे हैं उनकी तैयारी बहुत ही गजब है। तो एनसीएफ 2005 का सिद्धांत निम्न में से नहीं है। रटंत प्रणाली से छुटकारा, सर्वांगीण विकास पर जोर, देश के लिए चिंतन का विकास, या ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखना। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? आपको पता है कि ज्ञान को केवल विद्यालय तक नहीं सीमित करना है, उसे जो है सारे संसार में फैलाना है। यानी विज्ञान जो है विद्यालय तक नहीं सीमित करना, उसको जो है केवल विद्यालय तक ना सीमित रखा जाए, उसको ऐसा ज्ञान दिया जाए विद्यालय में कि वो बाहरी जीवन से भी जुड़ सके। तो इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी उम्मीद है आप लोगों ने 25 में 25 सही करे होंगे, और जितने आप लोग सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।